अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल रात पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ का मुसलमानों का मुल्क है, साउथ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट, बल्कि पूरी दुनिया में अहम तरीन ममालिक में शामिल है, उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि एक सियासी कैदी हैं अडियाला जेल के अंदर, उनकी बहनें, सगी बहनें वहाँ उनको मिलने आती हैं हफ्तावार, जो उनकी वीकली मैंडेटेड मीटिंग है। लेकिन हमेशा की तरह कोई ना कोई उसके अंदर ख़राबी आ जाती है और उनको मुलाकात करने से मना कर दिया जाता है। जब वो वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं, बैठ जाती हैं, तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, उनसे बदतमीज़ी करती है, उन पर ज़दोकोप करती है, उनको अरेस्ट करके घंटा डेढ़ बिठा भी लेती है अपने पास। और इतनी बदतमीज़ी करती है, इतना अब्यूज़ उनके साथ करती है फ़िज़िकल, कि वो बड़ी उम्र की ख़वातीन रो पड़ती हैं। वहाँ पे आप कैमरे के आपने मनाज़र देख लिए होंगे सबने, यहाँ पे भी दिखा देते हैं आपको। ये तो हमने जाकर इन्होंने बताया, इन्हें पैरों से ना पकड़ा होता तो ये घसीट के ले जा रहे थे। इमरान खान की बहनों से पूरा पाकिस्तान माफी मांगता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी तारीख में नहीं घसीटा, वो भी नौरीन आपा, जो तारीख है कि अडियाला जेल में सबसे ज्यादा माओ की तरह जिस तरह ये प्यार करती है, और जिस तरह अगर इनकी बहन पकड़े। ये हम क्या देख रहे हैं रिकरिंगली इस मुल्क के अंदर। 9 मई के अंदर भी ये सीन्स देखने को मिले हमें, फिर नवंबर के वो उस रात भी हमें सीन्स देखने को मिले, मुरीद के भी मिले, कि आम सिटीजन्स, आम सिविलियंस, ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे, वो किसी भी किस्म की सियासी रैली का हिस्सा बने, वो किसी भी किस्म की सियासी सिट इन, प्रोटेस्ट, किसी भी इजहार यकजहती। आप BYC की एक्टिविस्ट को देख लें, ज़ाहिर बात है बलोच मिसिंग पर्सनस के केस में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग वॉइस सामने आई है वो बलोच ख़वातीन की है, जो BYC की शक्ल में आगे आई हैं। उनकी लीडरशिप भी मेजॉरिटी ख़वातीन की, उनके कारकुन भी ज़्यादातर ख़वातीन सामने आती हैं फोर फ्रंट पे। हमने इंटरिम गवर्नमेंट में काकड़ साहब की देखा कि ठंड में उनको इस्लामाबाद की मारंग बलोच और उनके साथियों को ठंडा पानी, उनको वाटर कैनन मारे जा रहे हैं। हम किसी भी सियासी पार्टी को ले लें, मजहबी जमात को ले लें, हमारे यहाँ एक ट्रिगर हैप्पी कल्चर डेवलप हो गया, जहाँ पंजाब पुलिस हो, सेंटर की पुलिस हो। हमने ये गाज़ा के प्रोटेस्ट में देखा, इस्लामाबाद डी चौक में 2 लोग भी शहीद हो गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ख़वातीन बच्चों को धक्के दिए जाते हैं, हरास किया जाता है, कुछ भी नहीं होता। अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, आपके मजहबी रुझान क्या है, प्रोटेस्ट होता है और आम सिविलियन ख़वातीन बच्चों पर भी ख़ास तौर पर डंडे भी बरसाए जाएंगे, बदतमीज़ियाँ भी दी जाएंगी, गालियाँ भी दी जाएंगी, उनको ज़दोकोप भी किया जाएगा, उनको जिस्मानी रिमांड भी उनका किया जाएगा इलीगली, एक्स्ट्रा जुडिशली, और फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल में कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल में पिछले 4-5 सालों के अंदर, बल्कि जब से मैंने तो होश संभाला 15-20 सालों के अंदर, किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर, मैं 30 साल का हूँ तो मैं 20 साल से तो मैं सेंसेबल हूँ, 10 साल की उम्र से मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने किसी प्रोटेस्टर को, किसी माइनर सिट इन को, किसी भी किस्म के सिविलियन के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म पे कोई रद्द अमल नहीं देखा। एक पुलिस वाला नहीं अरेस्ट होते हुए देखा मैंने, एक पुलिस वाले से मैंने हिसाब होते नहीं देखा। मैंने किसी एक प्रोटेस्ट के रद्द अमल में, उस जुल्म के रद्द अमल में अवामी जो है, वो कहते हैं ना कि अवाम का मॉब आ गया, हमें वो मॉब से हम बड़ा डरते हैं। स्टेट हमारी कहती है ना मॉब नहीं आ सकता। कभी मैंने नहीं देखा कि मॉब जाके जिसने थाना जला दिया हो, या किसी ने जाके वो SHO या वो थानेदार या वो फील्ड फोर्स सिपाहियों की, पुलिस की पकड़ के उनको लिंच कर दिया हो। ना कोई रद्द अमल अवाम की तरफ से आता है और ना मेरी रियासत की तरफ से आता है। देयर इज़ नो मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए ऑफ रिकोर्स, जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम किसी भी वजह से, आप PTI का वोट देते हैं, आप नहीं देते, आपने अगर मनाज़र देखे हैं कल रात के, तो आपका शर्म से डूब जाता है। 48 घंटे पहले आयरॉनिक बात यह है कि सिर्फ एक क्लोथिंग स्टोर में बदतमीज़ी कर देना, वीडियो बनाना, उसमें गाली भी कोई नहीं थी, शाहजेब खानज़ादा की, उस पर ऐसे आग बगोला हो कि हमारी इंटेलिजेंसिया और हमारी पढ़ा लिखा तबका और हमारी हुकूमत मुतहर्रिक हुई है कि वो आदमी भी आइडेंटिफाई हो गया। वो कनाडा में जो रहता है आदमी, यही है ना कनाडा में, मतलब अताउल्लाह तारड़ साहब इंटरव्यू दे रहे हैं बाकायदा TV पे आके कि हमने इसको अप्रहेंड करना है, हमने इसको कैफले किरदार पहुँचाना है, हमने ट्रांसनेशनली उसको हमने पकड़ के उसने जुर्रत कैसे की कि उसने प्रोटेस्ट कर दिया हमारे एक सहाफ़ी के सामने। इतना बड़ा तो कोई जुर्म नहीं किया उस आदमी ने, मेरे तो ख्याल में कानूनन तो कोई जुर्म नहीं किया उस आदमी ने। बदतमीज़ी हो सकती है, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन ये जो पुलिस ने किया है कल रात इस्लामाबाद के अंदर, अपिंडी के अंदर, अडियाला जेल के बाहर, जो करती आ रही है 5-10 सालों से, मेरे एटलीस्ट बचपन से करती आ रही है, 20 सालों से करती आ रही है, पहले भी होता होगा यकीनन, ना मैंने कभी हुकूमत को उसका रद्द-ए-अमल देखा है, ना मैंने कभी अता तारड़ साहब या किसी और साथी को इस तरह से मुतहर्रिक होकर इतनी स्पीड से हम निकाल के पता लगाएंगे क्या हो गया, कैसे हो गया, हला।
तो ये जो हल्ला मची हुई है हमारे मुल्क के अंदर शाहज़ेब खानज़ादा के सो कॉल्ड मुजरिम को पकड़ने के लिए और बाहर से उसको बरामद किया जाए, उनके लिए भी इंटरपोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीसीडी से मशवरा कर लेंगे वो कैसे इंटरपोल के ज़रिए इतने बड़े बड़े मुजरिमों को बरामद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ आम सिटीज़न की बात होती है या किसी पॉलिटिकल वर्कर की बात होती है या किसी मजहबी जमात के बंदे की बात होती है तो कोई रद्द अमल नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुकाबले पुलिस वाले खड़ी है, मिलिट्री पुलिस है आगे, वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है। जिस दिन इस मुल्क के अंदर एक सरकारी मुलाजिम, एक डीसी, एक एसी, एक एसएचओ, एक थानेदार जिसने ये फ़ैसला किया कि यार ये काम किया जाना चाहिए, और फिर उसका हैंडलर जो है पीछे, जो कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, जो ये फ़ैसला करता है कि यार ये बदला लिया जाना चाहिए इनसे, इनको डरा के रखो, इनको तंग करके रखो, उनसे कब हिसाब होगा इस मुल्क के अंदर? कभी भी नहीं होगा। हमें इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। हम ही सेड शी सेड की बहस करते हैं। अभी भी आपने पीटीआई के और उनके मुखालफिन पार्टियों के कमेंट्री देख ली होगी। इन सारे ट्वीटों के नीचे क्या था? तुम्हारे दौर में भी ऐसे होता था, फलाने के दौर में भी ऐसे होता था, क्या तुम्हें फलानी औरत नहीं याद, क्या तुम्हें फलाना आदमी नहीं याद? आम शहरी को डंडे मारे जा रहे हैं, हरास किए जा रहे हैं, औरतों का बिलबिलाना और रोना से नहीं शर्म आती? मैं कहता हूँ आपकी मुखालिफ पार्टी सबसे गंदी दुनिया के अंदर। उनको तो शर्म नहीं आती, आपको तो आ जानी चाहिए, मुझे तो आ जानी चाहिए शर्म। तो ये ग्रुपिज़म, कैंपिज़म, यहाँ बहुत पक्के जाले हैं, क्या मसला है? हमें इससे बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ कॉमन ह्यूमैनिटी है, कुछ कॉमन कवानीन है, कुछ कॉमन माशरत है। ना ये इस्लामी पाकिस्तानी माशरत के उसके इन लाइन है, ना हमारे कानून के इन लाइन है, लेकिन होता चला आ रहा है। तो फिर या तो कानून है जो हमारी माशरत के साथ इन लाइन नहीं है, या हमारी माशरत जो है वो कानून से हट गया, या आपका फ़ैसला करने को कानूनी ही जुर्म है जो ये हुआ है। तो या तो हमारी माशरत इसको कबूलती है और पसंद करती है, बड़ा लाइक करती है, इंजॉय करती है, और कानून जो है वो कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है, या ये है कि कानून जो है वो गलत बने हुए और हम तो बड़े मस्कीन लोग हैं। ये चलता रहेगा सिलसिला। अब टीएलबी भी आप देख लेंगे 23 बिलियन रुपीस के उनके एसेट फ्रीज़ कर दिए हैं। और अज़मा बुखारी साहिबा ने वजाहत करते हुए ये भी कहा कि उनके पास से बहुत जदीद असलहा और बुलेट प्रूफ जैकेट्स और इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। मेरा एक आजाना सा सवाल है आपसे कि मुरीद के में वो इस्तेमाल कर लेते ये चीज़ें। आपने तो स्टार्ट में कहा था कोई आदमी नहीं मरा, फिर बाद में छोड़ से मार गया, आधा मर गया आदमी। आज अगर बाहर की रिपोर्ट्स पे जाएँ तो 1000 बंदे प्लस मर गए हैं, आपकी रिपोर्ट्स पे जाएँ तो दर्जन 2 दर्जन मर गए होंगे। हकीकत कुछ बहन है इसके। तो वो शहादतें उन मासूम शहरियों की एक्सक्यूज़ बना के उसको अब दहशतगर्दी और एक कहानी को कब की जा रही है। जब अनस और साद रिजवी अबडक्ट किए गए थे, जो आज तक हुकूमत की कैद के अंदर हैं, ये काफ़ी ऑब्वियस बात है, इसमें कोई डिबेट दो राय नहीं है, हमारी स्टेट की कैद के अंदर है वो, आज तक वो बरामद नहीं हो सके कि वो ज़िंदा हैं, ज़ख्मी हैं या क्या हैं। तब भी ये खबरें फैलाई गई थी कि इतने करोड़ रुपए निकल आए और फलाना मुल्क की करेंसीज निकल आई उनके घरों से। तब आपने एक और ख़बर भी छोड़ा था कि जिनसी बदकारी और बदफेली के आलात भी आपको मिल गए, कुछ जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं सेक्सुअल डिजेनरेसी के अंदर। वो खबर कहाँ गई? वो क्यों छोड़ देगी खबर? क्योंकि आप लोगों में अकल भी नहीं है और बेहया भी हो चुके हैं। शगुफा छोड़ देते हैं, झूठ निकाल देते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो मूव ऑन करो। अब ये एक नई कहानी शुरू कर दी है कि आप एक सियासी पार्टी जो 50 लाख वोट लेके आई हुई है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स भी जब्त कर सकते हैं, उनके ज़ाती मेम्बरान के, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जान, बेसिकली जान, माल, इज़्ज़त, चार दीवारी उनकी कोई महफूज नहीं है। 3 MPO के तहत आप साद रिजवी की घरवालियाँ, औरतें भी उठा के लेके जा सकते हैं, उन्हें हरासा और बदतमीज़ी कर सकती हैं। और ज़ाहिर बात है जब ख़वातीन उठाई जाती हैं तो साथ उनके दूध पीने वाले शीरखोर बच्चे होते हैं, उन्हें भी उठा लिया जाता है। तो 2-2 साल के, 1.5 साल के, 6-6 महीने के बच्चे भी, आओ बच्चों सैर कराऊँ तुमको पाकिस्तान के असूल के तहत, वो हमारी जेलों का एक वो झूला लगा आते हैं। ये जो बच्चे बड़े होंगे इनकी माँ इनको क्या बताएंगी कि पाकिस्तानी रियासत ने क्या किया था इनके साथ, या नून लीग ने क्या किया था इनके साथ। अज़मा बुखारी साहिबा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा, आप लोग के नाम ले लेकर इनको बदमा दिलवाना नहीं सिखाएंगे इन बच्चों को कि किस जुर्म के बदले में इनको इस तरह उठाया गया, हरास किया गया, मारा पीटा गया। ठीक है, असला निकला है, शायद इनके पास से कोई वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी निकल आए, वो इराक वाली कीमियाई वेपन भी शायद निकले हैं इनके पास से। उनके पास तो पूरा प्लान था पूरे शहर को पॉइजन कर देने का, और पता नहीं क्या क्या स्कीम शायद आप लोग को कब कर लें।
देख रहे हैं हम भी, हमारे पढ़े लिखे लोग जो तबकात से हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। जो पढ़ा लिखा तबका है वो चीयर लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बुखारी साहिबा ने कहा कि 84% इमाम जो हैं वो जो नमाज को लीड करते हैं अक्रॉस पंजाब वो रजिस्टर हो गए हैं, और आने वाले दिनों में प्रोसेस 100% कंप्लीट हो जाएगा कि भाई वो हमारे कंट्रोल और कैडे के अंदर आ जाएंगे। ये वो वादे हैं लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के जो ख्वाब दिखाती है वो इंसानी हुर्रियत के, ये उसका पैमाना है, और यहाँ पे वो एंड कर जाता है कि मजहबी इजहार, इंडिपेंडेंट थाट रखना, स्टेट से इख्तलाफ करना, ये सब नहीं। पॉलिटिकल रिलीजियस एक्सप्रेशन और फ्रीडम उसके एम्बेट में नहीं आते। उसके एम्बेट में क्या आता है? मटीरियलिज्म। टका के खाओ, टका के कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, गाड़ियाँ भगाते फिरो, कर्ज पे कर्ज लेके गाड़ियाँ भगाते फिरो, मालदीव्स में जाके हॉलिडे करो, पेरिस में जाके वाइन पियो, लास वेगस में जाके नाचो टापो, जाके जुआ खेल के आओ। कंजम्पशन द मोमेंट इसके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि ज़रा सी भी मजहबी राय आपसे फ़र्क हो, सियासी राय आपसे फ़र्क हो, तो ये होता है। लोग कहते हैं टीएलपी एक्सट्रीमिस्ट है, फ़लानी मजहबी जमात एक्सट्रीमिस्ट है। ये कम एक्सट्रीम है कि आप लोगों के एसेट जब्त कर लें, उनके औरतों बच्चों को उठा लें, और उनके जो मेन लीडर हैं वो हफ्तों से अब गायब हैं, जिंदा या मुर्दा अल्लाह जानता है। तो ये हमारी लिबरल डेमोक्रेसी का, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी का नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी का अलमिया है कि ये उसकी लिमिटेशंस है कि वो अपना एम्बिट खुद डिफ़ाइन करती है। अज़मा बुखारी साहिबा ने आप लोगों के मुंह पर चपेट मारते हुए कहा है कि स्टेट ही ग्रेटेस्ट गुड है। वो मुतय्यन करेगी कि अल्लाह के घर के अंदर कौन नमाज़ पढ़ा सकता है और कौन नहीं पढ़ा सकता। ये किसी अवामी मशवरे के तहत नहीं होगा, ये किसी इस्लामी असूल के तहत नहीं होगा। ये मंशा होगी सिविल गवर्नमेंट की, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, सिविल ब्यूरोक्रेसी की, कि इमाम कौन हो सकता है मस्जिद का और इमाम कौन नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1400 साल में उम्मत में सब ने ट्राई किया है। यूएई, सऊदी अरबिया ट्राई करके देख चुके हैं, अपना तजर्बा कर रहे हैं। देखते हैं कि वो कितनी को मकबूलियत और कितनी को अवाम के नज़दीक अपनी वो हासिल करते हैं, और आखिरत में आगे जाके देख लेंगे क्या अंजाम होता है हम सारों का, कि जो एज ए रियासत, एज ए कौम ये एग्री करती है कि आप बेसिकली लोगों की प्राइवेट रिलीजियस डोमेन के अंदर इस तरह आके अमल दखल करके जो मर्ज़ी करते फिरें। बिल्कुल ठीक है। आप जितने मर्ज़ी इमाम मर्ज़ी के लगवा लें अपने, आप जितने मर्ज़ी मीडिया चैनल बंद करवा लें, जिस मर्ज़ी पे पीका लगवा लें, जिस मर्ज़ी पे FIA की कार्रवाई करवा लें, एंड में कहीं ना कहीं से ख़बर मिल ही जाती है कि सीज़ फायर की सूरत हाल के अंदर एक और जो ट्रंप का बनाया हुआ सीज़ फायर है लेबनान के अंदर, वहाँ पे एक फ़लस्तीनी रेफ्यूजी कैंप के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक की जाती है, एयर स्ट्राइक की जाती है, और 13 लोग शहीद कर दिए जाते हैं। ना सिर्फ 21-20 पॉइंट एजेंडा के तहत पीस प्लान अभी जारी है गज़ा के अंदर, लेबनान में कायमशुदा पीस है सो कॉल्ड ट्रंप का, वहाँ पे 13 लोग शहीद कर दिए जाते हैं रेफ्यूजी कैंप के अंदर। टेंट्स में रहने वाले लोग, ओपन एयर सिटी के अंदर रह रहे हैं लोग। इस ज़मन में बार बार हमें टाउट किया जा रहा है कि देखो हमास ने भी मान लिया, फ़लाने ने भी मान लिया, टिंग ने भी मान लिया, तो तुम कौन हो सवाल पूछने वाले। मुझे नहीं पता कौन सी हमास ने माना ही है। ये कौन सी हमास है जो मान रही है कि हमारा वजूद ख़त्म कर दिया जाए और हमारे सारे साथी और वर्कर और सारे जो मुलाजमीन हैं, स्टाफ हैं, उनको मार दिया जाए या निकाल दिया जाए, तो हम कबूल करते हैं। कौन कबूल कर रहा है? हत्ता कि UN के अंदर जाकर नेतन्याहू ने कहा कि इम्प्लिसिट है इस डील के अंदर कि हमास को यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। यहाँ क्या है, गाज़ा पैलेस्टाइन की वो बात वो नहीं कर रहा, वो टू स्टेट सोल्यूशन की बात कभी नहीं कर रहे थे, ना कभी किए उन लोगों ने। आप ही को शौक चढ़ा होता है ये। उसने कहा है कि सारे दुनिया के ममालिक में, ख़ास तौर पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ के ममालिक हैं, उन्हें हमें मिल के हमारे साथ गज़ा में इस एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए, हमास के ख़ात्मे के लिए अहद करना होगा। हमास ने जवाब में ये भी कहा है कि उसामा हमदान साहब ने एक अल जज़ीरा इंटरव्यू में कि रूस, चीन, तमाम UNSC मेम्बरान से मोस्टली और अरब और मुसलमान ममालिक से सबसे बात की है कि हम नहीं कबूल करते इंटरनेशनल फ़ोर्स। वो गार्डियनशिप इम्पोज करने वाली बात है, उसमें सिटीज़न सिक्योर नहीं होंगे फ़लस्तीन के,
और उसके अंदर क्योंकि वो हमले तो करता रहेगा इसराइल, और उसके अंदर जो है गज़ा को डीमिलिटराइज़ किया जाएगा, उसकी जो सलाहियत है लड़ने की, वापस मुकाबला करने के लिए, वो ख़त्म कर दी जाएगी। और इस फोर्स का मेन मकसद ये होगा यहाँ पे बैठ के वो अब्यूज़ करे फ़िलिस्तीनी लोगों को ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल। वो एक आउटसोर्स पुलिस या मिलिट्री पुलिस हो, जिस तरह के वेस्ट बैंक के अंदर आपको PLO की हुकूमत नज़र आती है कि सबसे ज़्यादा अगवाइयों की फ़िलिस्तीनियों से इसराइल से बढ़ के वो करती है, वो करके देती है उनको। वो कहती है फ़लाना आदमी मस्जिद जा रहा है, फ़लाना आदमी बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने लग गया, फ़लाना, वो मुखबरियाँ करती है, वो मुखाबरात है। तो आपने मुसलमानों की या गैर मुस्लिमों की अगर डिफेंस फोर्स बनानी है और उसको गाज़ा में भेजना है, आपको लगता है कि अहले गाज़ा या अहले फ़िलिस्तीन या हमास या कोई भी मज़हबी तहरीक वाले इसको मानेंगे? होश के नाखुन ने उन्होंने एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर की खातिर इसमें एग्रीमेंट कर दी है। एक्चुअल कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट इसके लिए आपको किसी कॉरिडोर से नहीं मिलेगी, सिवाय वो मुसलमान मुल्क जो जान छुड़वाना चाहते हैं, अगेन इवन रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया, पाकिस्तान ने वोट दे दिया। अल्लाह करे इसके बदले को बहुत आपको बड़ा इनाम मिलने वाला हो। जबकि अभी 14 मस्कशुदा लाशें उन्होंने वापस की हैं गाज़ा के अंदर, और ये सहाफ़ियाँ महा हुसैनी उन्होंने ट्वीट किया गाज़ा से कि वो इस कदर मस्कशुदा थी कि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सकती, और हमने उनको आम कब्रों में दफन कर दिया। उनके रिश्तेदारों से कैसे मिलवाएं, हमें तो पता ही नहीं ये लोग कौन है। ये अभी इसराइल की कैद खाने से निकले, ये फ्रेश ऑफ द पीस एग्रीमेंट। हमारी कारकर्दगी अपने मुसलमान भाइयों की बाजियाबी के लिए, अहले फ़िलिस्तीन के लिए, उसको देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कश्मीर में निगाह दौड़ा लें। अभी रिसेंटली जिस कश्मीरी वालिद ने अपने आप को आग लगाई थी अपने बच्चे को सिर्फ देखने की ख्वाहिश करने के लिए कि जेल के बाहर मुझे देखने दो तो मेरा बच्चा, वो अब फौत हो गए अंकल, वो बुज़ुर्ग फौत हो गए। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने अपने आप को पेट्रोल से आग लगा ली और 3rd डिग्री बर्न्स हो गए, अस्पताल मुंतकिल हुए थे और अब वो फौत हो गए। ये खबर आप लोगों ने पिछले दिन देखी होगी, परसों की बात है। हमारी एबिलिटी इतना दूर जाके कुछ करने की इतनी कम है, आप उसको इधर से मेजर कर लें कि साथ हमारे कश्मीर मिशन था, जो हमारा एक 30-40 साल के लिए गोल था, एम्बिशन था, उसको हमने कितनी स्पीड से अबैंडन किया था 90s में, 2000s में। क्यों? क्योंकि मुशर्रफ दौर की पॉलिसी चेंज कर गई, हमने अपने विजन को 180 कर लिया, पाकिस्तान ने एक यू टर्न ले लिया और आज तक उस यू टर्न से हम रिकवर नहीं कर रहे। तो प्लीज़ जो लोग केस बनाना चाहते हैं 20 पॉइंट एजेंडा का, पीस मिशन का, पीस प्लान का, गाज़ा इंटरवेंशन फोर्स का, आप कहा करें पाकिस्तान का इसमें भला है, आप कहा करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इसमें अलाइन करती है, आप कहें कि इस वक्त हमें अमेरिका का सहारा चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़, आप कहें सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट है इसके अंदर, आप 100 बातें कहा करें, आप ये मत कहा करें ये अहले फ़िलिस्तीन की मदद की खातिर हो रहा है। आप भी मुझे ये भी कह देना कि यार इसमें हमारी खुफिया तदबीर है कि एक बारी घुस जाए वहाँ पे, फिर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, मैं इसको भी मान लूँगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये प्योरली अहले फ़िलिस्तीन की मदद के लिए है या उनकी बाजियाबी का कोई ज़रिया है या आप उनके कोई हमदर्द या मददगार है, तो वो पिछले 2.5 साल के अंदर फ़िलिस्तीन को लेके और पिछले 15-20 सालों के अंदर लेके 25 सालों के अंदर लेके कश्मीर को लेके जा सकती है बात। क्यों? जब आर्टिकल 370 रिपील होता है तो पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि ऐसा किया करो कि जुमे के बाद जाके 10 मिनट खड़े हो जाया करो, और ये पॉलिसी आज तक जारी है। अब तो 10 मिनट खड़े भी नहीं होते, शायद कभी नहीं खड़े हुए थे। तो हमारे एटीट्यूड्स की संजीदगी कब रिफ्लेक्ट होगी? और मैं सिनिकली भी अगर बात करूं, आपने क्या तुर्की का और अर्दोगान का अपॉर्चुनिज्म नहीं देखा? वो कैसे सीरिया के अंदर लपके हैं? क्या आज उनके पास लेवरेज करने के लिए ज़्यादा है, कम? हमें तो लेने के देने पड़ते हैं, वहाँ पे वो डट के बात कर रहे हैं उनके साथ। सोल्यूशन एक्सपेंशनिज्म के अंदर ही है, लड़ाई झगड़े के अंदर ही है। पाकिस्तान भीगी बिल्ली बन के नहीं छुपा बैठा रह सकता। अफ़गानिस्तान से लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अफ़गानिस्तान से लड़के क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं। इंडिया से ज़रा सी झड़प कर ली तो क्या हुआ? पूरी दुनिया थपकियाँ दे रही है। आपने आंखें तक नहीं निकाली इसराइल को, लड़ाई की धमकी तो छोड़, आंखें तक नहीं निकाली। बहरहाल हम भी इधर ही हैं, आप लोग भी इधर ही होंगे। आने वाले मतलब अगर मैं 30 साल का हूँ तो 50-60 साल तो ज़िंदगी होती है एक आदमी की एवरेज, तो 30 साल मैं भी देखता हूँ क्या होता है, आप भी देखिएगा। और कितना कोई ये अज़म था आवाम की मदद के लिए फ़िलिस्तीन की, और ये कितना पाकिस्तान की पॉलिसी परसूल के लिए था, वो भी देखा जाएगा। हकीकत तो ये है कि इसराइल ने कोई भी ये कबूल नहीं करना, वो सिर्फ उसको कबूल है कि बाकायदा नेटो की फ़ौज यहाँ उतरे और यहाँ एक अड्डा बना ले
जैसे सीरिया में बनाया हुआ था नेटो ने एक ज़माने में, इससे नीचे उसको कुछ कबूल नहीं है। हम यहाँ अभी फैंटेसाइज कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। मंसूबा कुछ और होता है, सागटार साहब आके पार्लियामेंट में कोई और बात कर रहे होते हैं। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा। नाउमीदी तो मतलब कुफर है, लेकिन मायूसी तो कम से कम आ जाती है इंसान के ऊपर, और मायूसी की कैफियत आती है जब इस तरह हम देखते हैं लेडीज़ को धक्के मार रहे हैं मुल्क के अंदर और साल साल से देख रहे हैं। मैं एक एनेक्डोट सुनाना चाहूँगा आपको मेरे बचपन का, जो मेरे लिए उसने पाकिस्तान की एक इमेज को कार्व कर दिया था परमानेंटली। मैं 10, 11, 12 जितनी भी साल मेरी उम्र होगी, मैं माल रोड वाली साइड पे आई थिंक गया हुआ था, और वहाँ पे ब्लाइंड लोगों का प्रोटेस्ट था जो विजुअली इम्पेयर्ड होते, सारे फुली ब्लाइंड नहीं होते बट लीगली ब्लाइंड होते हैं, और वो मांग रहे थे कि हमारे लिए जो नौकरी के मौके हैं वो ज़्यादा पैदा किए जाएँ। अब मुझे याद नहीं है कि बुनियाद क्या बनी थी, बट यहाँ से वहाँ से किसी ने गुजरना था या क्या वजह थी, और उनका 150 लोगों का टोला था, 100-150 लोगों का। उनको पंजाब पुलिस ने सोटियाँ मारी थी, लाठियाँ। मैंने देखा था वो सीन बराह रास्त, और उनको ऐसे मारा था जैसे कि पता नहीं कौन सा गैंग है, पता नहीं किन को पकड़ लिया उन्होंने, और साथ गालियाँ भी भर भर के उनको दे रहे थे। और अब तो हंसी आती है उन्हें देख के, बिकॉज उनको नज़र भी नहीं आता था कहाँ से हम ला रहे हैं। रियली वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। यानी आप मुझे लाठी मारने से मैं हाथ इधर कर लूँगा ना, अब वो इधर करते थे तो लाठी वहाँ से आती थी। अब वो कुछ कॉमिकल सा भी सीन था, जैसे कोई डार्क कॉमेडी सी भी चल रही थी, अब वो भी धक्के दे रहे थे आगे से बेचारे। बट ये मेरे जहन में चस्पा हो चुकी है कि पंजाब, और ये शायद तब थी भी पुरानी वाली वर्दी, वो ज़्यादा खतरनाक थी वर्दी, ऐसे ना ऊपर ब्लैक और नीचे पतलून जो होती थी और टेढ़े निकले होते थे, इतनी बड़ी बेल्टें होती थी। इतना मारा उनको, मैं देख रहा, मैं छोटा सा, मुझे समझ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या है। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम।